गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसे लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। इस 8 साल में जीएसटी के तहत जो टैक्स की वसूली है वो लगभग दोगुनी बढ़ गई है। जीएसटी के तहत जो रजिस्टर्ड कारोबारी हैं उनकी संख्या भी जब जीएसटी लागू हुआ था तब से लेकर अब तक दोगुने से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन क्या यह जीएसटी की सफलता का परिचायक है या फिर जीएसटी में अभी भी चुनौतियां बची हुई हैं? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए जीएसटी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। Press the button and officially launch the GST. 8 साल पहले 2017 में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया था। टैक्स टेररिज्म से मुक्ति, कई अप्रत्यक्ष करों के बदले एक देश एक टैक्स, भारतीय बाजार का एकीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तक अनेक लक्ष्यों को उस दिन एक नाम दिया गया था, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मतलब बताया गुड एंड सिंपल टैक्स। कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। आज ये सवाल मौजूद है कि एक देश एक टैक्स की धारणा पर चलते हुए जीएसटी कितना गुड बन पाया और कितना सिंपल। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि 8 साल में जीएसटी एक ऐतिहासिक सुधार साबित हुआ है। इकोनॉमी को नया आकार दिया है, व्यापार को आसानी, बाजार को एकीकरण और राज्यों को भागीदारी दी है। आज जीएसटी के पास 1.5 करोड़ एक्टिव टैक्स पेयर हैं और एक सर्वे में इंडस्ट्री के 85% लोगों ने माना है कि जीएसटी एक सकारात्मक बदलाव है। बीच में कोविड का डिसरप्शन ध्यान में रखें तो इस साल अप्रैल में 2,37,000 करोड़ के रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन को गुड कहना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दायरे में ई-वे बिल की शुरुआत से लेकर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन तक कई बड़े फैसले किए हैं। लेकिन रेट रैशनलाइजेशन और टैक्स स्लैब घटाने, पेट्रोलियम एटीएफ को दायरे में लाने, झूठे आईटीसी क्लेम और लीकेज रोकने के लिए एआई जैसे टूल का इस्तेमाल बढ़ाने जैसे कई काम और कई चुनौतियां अभी बाकी हैं। गुड टैक्स को सिंपल बनाने की दिशा में भी काम करने की जरूरत है। तो क्या जीएसटी की एक व्यापक समीक्षा बनती है? और सबसे बड़ा सवाल, एक आम इंसान को जीएसटी का क्या फायदा मिला और क्या मिलेगा? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, सीबीईसी के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार साहब हैं, डेलोइट के पार्टनर जीएसटी में एमएसएम मणि साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ फाइनेंशियल पत्रकार शिशिर सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया एसएमई फोरम के प्रेसिडेंट विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कई बार हमारे साथ टैक्स गुरु में भी आपको दिखते हैं। लेकिन चूंकि जीएसटी जब लागू हुआ था और उसके बाद के सफ़र में सबसे ज़्यादा आवाज़ें जहां से उठी वो थी आपको एमएसएमई की तरफ से, क्योंकि उनको न तो कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंसी फर्म था जो उनकी मदद कर सके और ना ही कोई ऐसा शख्स था जो इस पे आगे चढ़ के उन्हें गाइड कर सके। तो समय से उन्होंने आवाज़ उठाया, सरकार ने भी समय समय पर कदम उठाया। तो शुरुआत में वहीं से करना चाहूँगा विनोद कुमार जी आपसे, इस 8 साल में एमएसएमई का अनुभव कैसा रहा जीएसटी को लेकर के? थैंक यू लक्ष्मण जी मेरी राय जानने के लिए और इस सवाल पूछने के लिए। वेल ओवरऑल अगर आप देखें तो जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम था जिसने करीबन 17 टैक्सेस, 13 सेसेस, इन सबको इकट्ठा किया और एक जीएसटी लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें आज भी 1.5 करोड़ लोग जिनमें से सिर्फ 7,000 जो हैं वो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, बाकी सब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो इस टैक्स के रिफॉर्म के भागीदार बने हुए हैं। हमारे सबके लिए जीएसटी एक बहुत ही बड़ा कदम था और हम लोग कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के इस कदम को सराह रहे हैं। उसको आगे लेके जाने के लिए बार बार गवर्नमेंट से कंसल्ट करते हैं और इसके बारे में हमारे जो नॉर्मल माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं सब
बहुत खुश हैं, बट कई और कदम और उठाने की डेफिनेटली जरूरत है। कई और कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन खुश हैं। ये कदम क्या होना चाहिए, इस पे हम चर्चा आगे करेंगे। इस बीच हमारे साथ सुमित मजुमदार साहब हैं, जिन्होंने सीबीएसई के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो जीएसटी डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला एक तरह से नोडल डिपार्टमेंट भी है, और ये जीएसटी पे किताब भी इन्होंने लिखा है। मजुमदार साहब, जब आपने किताब लिखी तो उस टाइम जीएसटी बहुत बच्चा था। अब जीएसटी जो है बड़ा होने की तरफ बढ़ चुका है, 8 साल का सफ़र पूरा कर चुका है। जिस सपने को संजो करके जीएसटी शुरू किया गया था, उस सपने को किस हद तक साकार कर पाया 8 साल में? देखिए, जब पहले शुरू हो, मैं शुरुआत से भी पहले कुछ बात बताता हूँ। पहले कैसे ये जो प्रोसेस चला है जीएसटी लाने के लिए, तो उसमें बहुत संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ कि आप तो जानते ही हैं जीएसटी में सारे राज्य और केंद्र दोनों मिलजुल के बनाना है, क्योंकि तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये दोनों मिलके एक ही साथ ये टैक्स चालू करेंगे एंड ऐसा ये चलेगा काम। तो वो जो पॉलिसी जो बनाना था उसमें लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो 2006 साल में जब पहले मिस्टर चिदम्बरम थे फिनांस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि एक डेट फिक्स कर दिया, तभी से काम जोर से चल रहा। वो डेट दिया कि 2010 में जीएसटी आएंगे। यानी जो भी होता है, तो उसके बाद जो बहुत टाइम लग गया वो सारा मिलजुल के सहमत होने के लिए, क्योंकि ये बात ये है कि ये जो टैक्स है वो 2 टैक्स है जीएसटी। एक है तो आपका जो सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है, जो मेरे ख्याल पे देश में सारी बाहर का देश को मिल के कहीं भी ये और ऐसे आगे नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, अभी भी आगे नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे ये अब जब पहले शुरू हुआ था, जो टेक्निकल डिफिकल्टीज कुछ आया था, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था एंड उसमें मार खा गया वो अपना स्मॉल एंड मिडिल, पर्टिकुलरली स्मॉल इंडस्ट्रीज। वो टेक्नोलॉजी जो जीएसटीएन जो काम ठीक से नहीं कर रहा था, बिकॉज पहले दिन में होता है थोड़ा बहुत, बट इससे ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन मेरे जो कहना बात है, अभी गया हुआ 4-5 साल में जो जितना प्रोग्रेस किया, जितना आगे बढ़ गया जीएसटी नेट, अभी तो सारे टेक्नोलॉजी के आधार में चल रहा है। अभी आज जो ये है बात है, अभी पूरा ये एम ऑफ जीएसटी प्रोसीजर जो जीएसटी पूरा चेंज हो गया। वहाँ पे टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट जो जितना आइडियाज़ है वो सारे जारी है यहाँ पे। नया जो जीएसटी का जो नया रूप दिया गया है अभी आगे, तो इसलिए मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ जीएसटीएन को कि जो हालत में शुरू हुआ था उसमें तो लोग बहुत नाराज थे उससे, अभी बहुत चल रहा है बढ़िया। और दूसरा बात यह है कि कुछ जो कमियां हैं वो मैं अभी थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, बात आगे में अगर टाइम मिलेगा तो डिटेल्स में बताऊंगा कि कमियां में सबसे बड़ा तो आपने मेंशन कर ही दिया कि जो स्मॉल स्केल का एंड मीडियम में भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना स्मॉल स्केल में हुआ था। उसमें पहले तो है क्या, वो जो फर्स्ट डे जो पहले दिन जब टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम आ गया तो उन लोगों का कोई नहीं था कुछ जो फाइल करे। ये तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा होके आया वो है थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इस आय तक एक सीमा कर देते जो वो टैक्स नहीं भरना होगा, एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। थ्रेशोल्ड उसके बाद लगना शुरू होगा। अभी नहीं लगे, उसका ऊपर जाने से शुरू हो जाएगा। तो अंतर्जातिक स्तर में मैंने देखा है जो सारे देश में छोटा बड़ा मिलके वो लोअर थ्रेशोल्ड जो है वो 80 लाख टू 80 लाख से 1 करोड़ तक लिमिट जो इस रेंज में रहता है। तो मतलब इन लोगों का कहना है, बाहर का जितना सारे देश है, कि छोटा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इनको टैक्स मत करो,
इनको जीएसटी से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड एक बड़ी इस पे मैं डिटेल में आऊंगा मजुमदार साहब, क्योंकि बाकी मेहमान हैं उनको भी जोड़ लूँ मैं। यहाँ पे डेलॉयट के पार्टनर है जीएसटी के एमएस मणि साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणि साहब, मैं थोड़ा समझूँ इसको, चूंकि आप लोगों ने एक सर्वे भी किया है जीएसटी का 8 साल पूरे होने पर, तो इस सर्वे में अच्छी बातें तो बहुत सारी निकल कर आई, जो अच्छी है वो है ही, लेकिन आपको चैलेंजेस कहाँ दिखा, लोगों का फीडबैक क्या था? देखिए, सर्वे में हमने जिन जिन लोगों से जानकारी ली कि उनका जीएसटी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, सारे लोगों ने यही कहा कि पिछले जो टैक्सेस थे उसके मुकाबले में उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि पहले की जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम थी इंडिया में, उसके मुकाबले में जीएसटी में किस हद तक इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, तो उसका अनडाउटेडली आंसर है ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड है। तो हम काफी सदियां आगे निकल चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम के हिसाब से। अगर हम ये पूछें कि जीएसटी की जो सिस्टम है वो परफेक्ट बन चुकी है क्या, नहीं, वो परफेक्ट नहीं बन चुकी है, और वो 100% परफेक्ट कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि हमें ध्यान में रखना है कि जीएसटी एक ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, और जिस तरीके से अलग अलग नए पदार्थ आते हैं, अलग अलग नई सर्विसेज आती हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग होती है, उसके हिसाब से टैक्स को भी बदलते रहना पड़ता है। तो ये स्टैटिक टैक्स नहीं है जहां पर एक बार वो टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया तो वही टैक्स अगले 10-15 साल तक विदाउट एनी चेंजेस चल पाएगी, और वो किसी कंट्री की जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भी तो जीएसटी से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें बहुत हद तक फुलफिल हुई हैं। एमएसएमई, एसएमई के लिए कुछ हद तक डिफिकल्टीज हुई हैं, क्योंकि उनकी जो कंप्लायंस बर्डन है वो बढ़ गई है। पर इस बात के बारे में हमने जिन जिन लोगों से चर्चा की, इंक्लूडिंग एसएमई और एमएसएमई के लोगों के साथ में, उन्होंने यही कहा कि ये पॉजिटिव स्टेप है, पर इसमें अभी भी कंप्लायंस बर्डन को थोड़ा कम करने की जरूरत है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के जितने प्रोविजंस हैं उसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक राइट हो जाए कि अगर सामने वाले ने जीएसटी भरा है तो हमें उसकी जीएसटी के क्रेडिट ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव एसएमई और एमएसएमई के हिसाब से भी हमारे सर्वे में बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है, और आपने देखा होगा वो सर्वे में कि 89% लोग ये कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं जीएसटी के साथ में। तो ये 89% लोग कहते हैं बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें वो बता रहे हैं। दो दिक्कतें आपने बताई, एक था इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के, एक कंप्लायंस को लेकर के। ये दोनों दिक्कतें समय समय पर उठती भी रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जीएसटी काउंसिल की बैठकों में भी हमारे साथ शिशिर सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी हैं, और इस पूरे जीएसटी के डेवलपमेंट को जीएसटी जब से आया उससे पहले से देखते हुए आए हैं। शिशिर सर, ये जीएसटी का 8 साल का मौका है, और अलग अलग चुनौतियों का जिक्र आपने सुना हमारे बाकी पैनलिस्ट की तरफ से। आपको क्या लगता है, सरकार इन चुनौतियों से कितनी वाकिफ़ है, और इनको दूर करना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है क्या, या फिर धीरे धीरे दूर हो जाएगा ये मान के बैठा गया है? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मुकदमेबाजी है। आज के दिन में 8 साल में जितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं वो सबसे ज्यादा चुनौती है, क्योंकि उसकी लागत होती है। एक छोटे व्यापारी से पूछिए, एक छोटे कारोबारी से पूछिए कि उसके लिए मुकदमे का खर्च कितना आता है, तो उसके टर्नओवर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चला जाता है। अब हमारे पास जीएसटी एक्ट तो बन गया, लेकिन वो अभी तक जो है वो पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया। प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जो है वो राज्य स्तर पर कुछ नियुक्तियां भी हुई है, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। तो एक हमारे पास एक जो यूनिफॉर्म जिसको कहा जाए ग्रीवांसेस रिड्रेसल जो सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी मुझे अभी तक लगती है। दूसरी बात यह है, ये जो क्लासिफिकेशन है, एक सामान में एक चीज को आप कहें कि ये त्रिकोण है तो इस पे अलग टैक्स लगेगा, और ये गोलाकार है तो इस पे अलग टैक्स लगेगा, ये कुछ हजम नहीं होती है बात। तो क्लासिफिकेशन को लेकर के बहुत क्लैरिटी जरूरी है। मुझे याद है कि जब 2016 में श्रीनगर में बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, और उसमें जब ये रेट्स तय किए जा रहे थे, लगभग 1200 तरह के सामान और नेगेटिव लिस्ट को छोड़ करके सभी सामान पर जीएसटी रेट लगाने की बात आई थी,
उस समय भी यही मुद्दा था कि क्लासिफिकेशन को कैसे करेंगे। तो कहने को तो हमारे पास एचएनएस हम लोग फॉलो करते हैं, जो कस्टम में भी होता है, लेकिन अलग अलग सामान में फील्ड फॉर्मेशन का जो एक्सप्लेनेशन होता है और जो रेगुलेशन का एक्सप्लेनेशन होता है, दोनों में अंतर आ जाता है। नतीजा क्या है? मुकदमेबाजी। तो क्लासिफिकेशन एक दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसको सुलझाया जाना चाहिए। और तीसरा जो मेरे हिसाब से शायद मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी मुश्किल है, वो ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उन पर जीएसटी कब से लागू होता है। देखिए, भ्रम की स्थिति है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई, ये जो गैस है और ये सारी चीजें जो है, रसोई गैस नहीं, जो नेचुरल गैस है, वो जीएसटी से बाहर है। दरअसल वो जीएसटी में है, लेकिन उसके लागू करने की तारीख अभी तक जीएसटी काउंसिल तय नहीं कर पाया और हमेशा इसको लेकर के जो है वो बहस चलती है। तो ये जो भ्रम दूर करना है कि जीएसटी इस पे लागू करना है, जीएसटी में वो है, तारीख आपने तय करनी है। तो मुझे लगता है ये तीसरा बड़ा मुद्दा है जिस पर एक सहमति बननी चाहिए। ये 3 अगर मुद्दे जो इस 9वें साल में हम उम्मीद करें कि अगर सुलझ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जीएसटी का जो गुड और सिंपल का जो पॉइंट है वो शायद सामने आ पाएगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा था गुड एंड सिंपल टैक्स, वो शायद साकार होता दिखेगा। शिशिर जी की बात करें, एमएस मणि हो या फिर मजुमदार साहब हो, बाकी मेहमान हो, तो 5 मैंने दिक्कतें लिस्ट की। एक तो था थ्रेशोल्ड का जो मजुमदार साहब ने उठाया, दूसरा कंप्लायंस का, तीसरा मुकदमेबाजी, चौथा क्लासिफिकेशन और 5वां है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इन सारे मुद्दों पे अलग अलग आप लोगों से पूछूंगा इसको दूर करने में दिक्कत कहाँ हो रही है। लेकिन इस बीच अपने साथ जोड़ लेता हूँ शरद कोहली साहब से, जो लगातार कारोबारियों के साथ संपर्क में रहते हैं और उन लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आता तो इनके पास आते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं, शरद कोहली साहब, बाकी लोग मेहमानों की तो राय आपने सुन ली, आप कारोबारियों की राय बताइए जो आपसे लगातार संपर्क में रहते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे करे जी, वो कैसे करे जी। नमस्कार लक्ष्मण और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट ने बोला है, ऐसा तो नहीं है कि कारोबारियों की राय बिल्कुल भिन्न है, पर मैंने जब अपने कारोबारियों से बात करी लगातार 2016 से लेके, मुझे लगता है इस टैक्स के 8 साल को मैं 2 हिस्से में बांटूंगा, 2016 से लेके 2020-21 तक और 2021 से लेके 2025 तक। तो जब ये इसको गब्बर सिंह टैक्स, आपको याद है कहा गया था कि गब्बर सिंह टैक्स है, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा गब्बर सिंह टैक्स है, परेशानियों की वजह से शायद कहा गया था, विपक्ष की तरफ से ऐसी बात आ रही थी। तो मैंने जीएसटी का नया फुल फॉर्म उस टाइम निकाला था कि गिव सम टाइम। आपने 70 साल बाद इतना बड़ा रिफॉर्म किया, 17 टैक्सेस को एक में मिला दिया, तो उसको थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा। आज इनकम टैक्स 1961 से भी पहले से चल रहा है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण, तो कोई ना कोई बदलाव उसमें किया जा रहा है। तो ये एक इवॉल्व करने वाली चीज है, ये उभर के आती है धीरे धीरे जैसे जैसे दिक्कतें। अब आपने कारोबारियों की बात करी, तो मैंने जिन कारोबारियों से बात करी अक्रॉस द बोर्ड, हालांकि मणि साहब ने अपना सर्वे किया है, पर हम हर व्यक्ति अपना अपना सर्वे करता है, तो 8 चीजें उसमें निकल के आए। मैं जल्दी से सिर्फ उनका नाम ले देता हूं। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो रेट्स हैं 0, 5, 12, 18, 28 और उसके बाद सेस का ले लें तो वो 6ठा रेट भी हो जाता है, इन रेट्स की रैशनलाइजेशन की जरूरत है और इस पर बातचीत भी चल रही है। आपको पता होगा पिछले 6 महीने से मीटिंग नहीं हुई है जीएसटी काउंसिल की, और अब की बार जो मीटिंग होगी उसमें ये माना जा रहा है कि शायद जो 12% वाला है वो हटा दिया जाए, कुछ चीजें 18 में चली जाएंगी। तो रेट रैशनलाइजेशन, ये इतने सारे रेट्स जो हैं ये कारोबारियों को कंफ्यूज करते हैं, जिसका सिन्हा साहब ने भी बात की। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है, चॉकलेट है तो ये रेट है, आइसक्रीम है तो ये रेट है, केक है तो ये रेट है, उसमें दूध लगा है तो ये रेट है, दही लगा है तो ये रेट है। हम और आप इस पे कई बार चर्चा करते रहते हैं। दूसरा, 4 चीजों पे जो एग्जेम्पशन है ये इंडस्ट्री को कंफ्यूज कर रही है। उसमें अभी फ्यूल की बात करी गई, फ्यूल के बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद अल्कोहल और कुछ हद तक रियल एस्टेट। आपको पता होगा रियल एस्टेट पे आंशिक रूप से लगता है, जब बिल्डिंग बन रही होती है तब लगता है, पर अगर आप रेडीमेड बिल्डिंग खरीद बेच करते हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इससे कारोबारियों को दिक्कत आती है। जो व्यक्ति अपने बिजनेस में फ्यूल यूज करता है वो उसका आईटीसी नहीं ले पाता है। दूसरा, आईटीसी की बात आई। आईटीसी का मुझे लगता है कि रियल टाइम में कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कारोबारियों को कहना है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर आईटीसी नहीं जमा करता है तो उसकी वजह से एक दूसरा व्यक्ति फंस जाता है। तो मुझे लगता है कुछ प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी के अलाउंस का प्रावधान होना चाहिए। और आईटीसी से रिलेटेड लक्ष्मण जितने फ्रॉड्स हुए हैं पिछले 8 सालों में, हम सब जानते हैं हजारों करोड़ रुपया इसमें फ्रॉड हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आईटीसी के सिस्टम को पूरा स्टडी करने की जरूरत है, कंप्लायंस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो छोटे कारोबारी वो ये कहते हैं कि जीएसटीआर 1 होता है, जीएसटीआर 3 भी होता है, जो 2 रिटर्न्स होती हैं, प्लस उनको एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ती है।
उनका कहना यह है कि एक सिंगल रिटर्न, जैसा यूके में होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, एक सिंगल रिटर्न होनी चाहिए और उस रिटर्न में सब कुछ आ जाना चाहिए। दूसरा, अभी मुकदमेबाजी की बात की गई, तो आपको पता होगा जीएसटैट बना हुआ है जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है। मुझे लगता है उसके विस्तार की जरूरत है। अभी पूरे भारत में जीएसटैट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगला, कारोबारियों ने मुझे ये कहा, और ये कारोबारी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं थे, हैरानी की बात ये थी, उन्होंने कहा कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए या गेहूं के साथ जब घुन पिसता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरे तरह से जीएसटी पोर्टल में क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एआई के जरिए तो आप बड़ा कुछ पता लगा सकते हैं, आजकल जमाना बदल चुका है। और उन्होंने सातवीं बात जो कही कि जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते थे, जीएसटी काउंसिल में ये जो तू मैं देखने को मिलती है या सहमति नहीं बन पाती है, जबकि सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं, उसकी वजह से कुछ राज्यों का नुकसान होता है। वो कहते हैं कि कुछ राज्यों की आवाज नहीं सुनी जाती, कुछ की सुनी जाती है, वो खैर राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, उसमें नहीं जाता। पर कारोबारियों ने इस बात को उठाया। और आठवीं चीज जो उन्होंने बताई कि जो लीकेजेस हैं जीएसटी में, लीकेजेस मतलब जो अभी भी ऐसा करते हैं, पहले इन 7 मुद्दों पे बातचीत कर लेते हैं कोहली साहब, फिर बाकी मुद्दे पर आएंगे। एमएस मणि साहब, एक मुद्दा जो शिशिर जी ने भी काफी अच्छे से उठाया कि क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहूंगा कि इस पे जीएसटी के तहत ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बन चुका है, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द शायद फैसला होगा। वह है रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के, जो अभी अलग अलग टैक्स की दरें हैं, उसको क्या हम लोग टैक्स के स्लैब को कम कर सकते हैं? क्या आपको कितना ये फिजिबल लग रहा है? अगर फिजिबल होगा तो ऑप्शन क्या आप देख रहे हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन का जहां तक सवाल है वो 2 वजह से हो रहा है। क्लासिफिकेशन नहीं, टैक्स स्लैब की बात, क्लासिफिकेशन में आगे चल कर आऊंगा। टैक्स स्लैब घटाना कितना पॉसिबल है? हाँ, और ऑप्शन क्या हो सकता है? टैक्स स्लैब घटाना तो बिल्कुल मुमकिन है, टैक्स स्लैब घटाना बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आज की तारीख में जितने अपने स्लैब्स हैं 0, 5, 12, 18 और 28 जो नॉर्मल गुड्स के केस में हैं, उन स्लैब्स को अगर हम रैशनलाइज करके एक भी रेट उसमें से कम करते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें से 12% जो रेट है वो 12% रेट ही रहेगा, जो या तो 5 और 18 के बीच में मर्ज हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली 12% का जो स्लैब है वो रिमूव हो जाएगा और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ 5% में आ जाएंगे और कुछ 18% में चले जाएंगे। अब ऐसा अगर फैसला जीएसटी काउंसिल करती है या फिटमेंट कमेटी करती है, उसमें जो प्रोडक्ट्स 5% में जाएंगे शायद वहां पर कोई शिकायत नहीं होगी किसी की, पर जो प्रोडक्ट्स 12 से 18 में जाएंगे वहां पर सबसे ज्यादा शिकायत होगी। पर इसके ऊपर फिटमेंट कमेटी की काफी नजर गई है और काफी दिनों से वो काम कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत होपफुल हूं कि फिटमेंट कमेटी का जो फैसला है, अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग जिसकी उम्मीद जुलाई के महीने में ही है, उस मीटिंग में शायद वो तय कर पाएंगे कि रेट रैशनलाइजेशन किस तरीके से करें। नंबर ऑफ रेट्स जितने हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा हैं जीएसटी के हिसाब से। इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में 2 रेट रखना दूसरे कंट्रीज के जैसे संभव नहीं है, पर 3 रेट जो हैं 5, 18, 3 रेट जरूर हो सकते हैं। एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर मैं अगले दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। ये जो है क्लासिफिकेशन में इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक होने की जरूरत क्यों पड़ती है? वाकई ग्राउंड पे क्लैरिटी नहीं होती है क्या? छोड़ दें, थोड़ी बहुत रियायत दे दें, थोड़ा सा दरिया दिली दिखाएं। इसमें ब्यूरोक्रेटिक नज़रिए से देखने की बजाय हम लोग कारोबार के नज़रिए से देखें, हम लोग एक कंज्यूमर के नज़रिए से देखें, तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा क्या? क्लासिफिकेशन का जहां तक सवाल है, मैंने जैसे पहले कहा, क्लासिफिकेशन की जो डिस्प्यूट्स है उसकी प्राइमरी वजह है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और चेंजिंग होती रहती हैं। कोई भी आइटम जो है, तो आप अगर देखते हैं जीएसटी की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त डिजिटल सर्विसेज बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे। अभी डिजिटल सर्विसेज बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। अब डिजिटल सर्विसेज जब प्रोमिनेंट हो गए हैं, वो अलग अलग मोड पे डिलीवर हो रहे हैं। कुछ डिजिटल सर्विसेज हैं जो B2B हैं और कुछ हैं जो B2C हैं। अब ये सर्विसेज उस वक्त तो थी नहीं, इसलिए हमेशा क्या होता है कि नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज जब आते हैं, उसकी जो क्लासिफिकेशन है और उसकी जो टैक्सेशन है वो थोड़ा सा कैचअप मोड पे चला जाता है। मतलब वो प्रोडक्ट या सर्विस आ जाती है, उसके बाद में उसको टैक्स करते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सिमिलर रिक्वायरमेंट थी ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज के साथ में। तो जिस वक्त जीएसटी का शुरुआत हुआ था उस वक्त तो ऑनलाइन गेमिंग तो थी नहीं इंडिया में। उसके बाद में यह फेनोमेना शुरू हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग शुरू हुई। अब ऑनलाइन गेमिंग जब शुरू होती है, उनका जो मॉडल रहता है करने का कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंसिडरेशन है उसमें, उसकी टैक्सेशन किस प्रकार से होगी।
फूड डिलीवरी एप्स में भी सिमिलर आपने देखा होगा, पिछले 7 साल में खास करके पैंडेमिक के बाद में फूड डिलीवरी एप्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं उनको। तो जैसे ही गुड्स और सर्विसेज की एवोल्यूशन होती रहती है, नए किस्म के गुड्स, नए किस्म की सर्विसेज, नए कॉम्पेंसेशन मॉडल्स आते रहते हैं, उसके हिसाब से जीएसटी को हमेशा कैचअप करना पड़ता है उसके साथ में। ये एक बहुत मुख्य वजह है क्यों क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स आती रहती हैं। दूसरी वजह बड़ा ये है चैलेंज कि यहाँ पे विनोद classification- कुमार जी, मैं आऊँगा फिर से आपके पास मानी साहब। विनोद कुमार जी, ये दो इशू बताया इन्होंने। एक तो रेट रैशनलाइजेशन में हम लोग आसानी से 3 तो कर ही सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आएगी जो जिनके दाम बढ़ेंगे वो तो उस पर हंगामा तो मचेगा। और दूसरा, क्लासिफिकेशन में जिस तेज़ी से प्रोडक्ट के नेचर चेंज हो रहे होते हैं वो क्लासिफिकेशन को कॉम्प्लिकेट करता है और सरकार के लिए भी बहुत आसान नहीं होता है कि चीज़ों को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट दोनों मुद्दे हैं सर। पहला मुद्दा ये कि मैं आपको माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस की तरफ से बोलता हूं। मान लीजिए आपका आज बिस्किट बनाने का व्यापार है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो बिस्किट जब तक आप खुले में बेचते हैं बिना किसी ब्रांड के, बिना किसी लेबल के, तो आपको उस पे एक्स जीएसटी लगता है। और जैसे ही उसको आप एक पैकेट में डाल के, एक ऊपर ब्रांड डाल के बेचते हैं, तो आपको ज्यादा टैक्स वसूलना पड़ता है आपके कस्टमर से। तो देखिए, एक साइड से पूरा देश आज ये बात कर रहा है कि कैसे हम इनोवेटिव बने, कैसे हम लोग बौद्धिक संपदा पे काम करें, अपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को बड़ा करें। और दूसरे साइड से जैसे ही वो ब्रांड बना रहा है, ब्रांड बनाने की केवल कोशिश कर रहा है, तो उसको दुगना जीएसटी लेना पड़ता है। तो पहले बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम लोग बात करते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा। हाँ, दूसरी बात सर, अगर आप देखें तो हम लोग बात करते हैं कि जो एंटरप्राइजेस हैं, वो एंटरप्राइजेस का थ्रेशोल्ड या कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। चाइना में अगर आप देखें तो जीएसटी 2027 तक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, मतलब 5 करोड़ की अगर आपकी टर्नओवर है तो 2027 दिसंबर तक आपको जीएसटी भरना नहीं है। बट कितना भरना है? बड़ा सिंपल है। अगर आप 5 करोड़ तक हैं तो आपको जो भी जीएसटी की स्लैब है, एज अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर आपको सिर्फ 50% जीएसटी लगेगा। पहली बात वो। दूसरी बात वो, 2027 तक आपको 1 रुपया भी नहीं भरना। जितना भी आप टोकन जीएसटी भरेंगे वो गवर्नमेंट आपको वापस देगी। तो देखिए, एक बड़ा ही असमंजस बना पड़ा है उनमें जो भर रहे हैं, जो फाइलर्स हैं और जो नॉन फाइलर्स हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि करीबन 90% आपके जो 90 से भी ज्यादा प्रतिशत जो जीएसटी फाइलर्स हैं वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। सिर्फ 7,000 इकाइयां वो हैं जो नॉन एमएसएमई या लार्ज हैं। तो ये अपने ही माइक्रो और स्मॉल में ही कंपीट करके मर रहे हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ही हम लोग, एक आदमी कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रॉपरली जीएसटी में फाइलिंग कर रहा है, जितनी भी कंप्लायंस की इश्यूज है वो कर रहा है, और दूसरा आदमी है जो नहीं कर रहा। मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली में आप कोई भी एक बाजार में जाएं, पालिका बाजार जाएं, सरोजनी बाजार, जिस भी बाजार में जाएं, आपको 2% से ज्यादा लोग बिल ही नहीं देंगे। तो ऐसा किस डेवलप्ड नेशन में होता है कि आप एज अ कंज्यूमर जाते हैं तो कुछ लोग आपके सिर्फ कैश पे बिलिंग कर सकते हैं और आपको फाइलिंग नहीं कर सकते? तो देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग अभी तक 6.5 करोड़ टोटल इकाइयां हैं जो उद्यम में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें से सिर्फ, जैसे मैंने बोला, 1,40,00,000 ही लोग हैं वो जो एक्चुअली फाइलिंग करते हैं। हालांकि इसमें एक चीज ये है कि पिछले 5 साल में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों की संख्या दोगुनी हुई है, जो सरकार के आंकड़े हैं। शिशिर जी, इसमें 2-3 चीजें निकल कर सामने आई, लेकिन एक सवाल जो आप चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों से बातचीत आपकी होती रहती है, ये रेट रैशनलाइजेशन करना में दुविधा कहाँ आ रही है? करेंगे, इस पर तो सैद्धांतिक सहमति है, जीओएम की बैठक भी हो गई है, कई बार रिपोर्ट भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुविधा कहाँ आ रही है सरकार को?
देखिए कोई भी जो है ना अपनी कमाई से हाथ नहीं धोना चाहता है, सिंपल सी बात है। और इसका सबसे सही बात। ताजा उदाहरण जो है वो पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल को लेकर के आप और हम दोनों इतने लंबे समय से जीएसटी को देख रहे हैं। हर बैठक के पहले ये मुद्दा उठता है कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू हो जाएगा, और बैठक के बाद होता है कि उस पे फैसला नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि राज्यों को लगता है कि उससे उनकी कमाई कम हो जाएगी। तो चलिए। ऐसे में जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सहमति अगर बनाती हैं तो वो राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक सहमति भी बननी चाहिए। केवल ये कह देना कि हम सहमति बना रहे हैं, और देखिए आपको अब ये देखिए जीओएम ऑन रेट रैशनलाइजेशन कितने समय से बना हुआ है, और आज तक उसकी 2 इंटरिम रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ। और हमेशा ये होता है उसके उसके जो मुखिया तक बदल गए, लेकिन उस मुखिया के बदलने के बाद अभी तक जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दे पाई है। आप याद करिए इंश्योरेंस वाला, अगर जैसलमेर की बैठक की बात करूं जो पिछली बैठक 21 दिसंबर को हुई थी, उसमें इंश्योरेंस वाली जीओएम की रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन फिर हुआ कि राज्यों के बीच अभी लगता है कि इस पर और विचार करने की जरूरत है। तो मूल मुद्दा यही है, कोई अपनी कमाई से हाथ नहीं धोना चाहता है, और नतीजा ये है कि ये मामला जो है वो अटकता जा रहा है। यानी आपके हिसाब से रास्ता क्या है? कैसे देखिए, रास्ता ये है कि राज्यों की बात आप करें तो राज्यों के भी अगर उनके चश्मे से देखिए तो कुछ हद तक उनकी बात भी जायज़ है। अब कंपनसेशन सेस खत्म होने वाला है, पैसा नहीं आएगा तो हम कहाँ से अपनी स्कीमों को लागू करेंगे? तो कुछ रास्ता तो होगा कि ठीक है हम आपको भी कुछ राहत देते हैं, आप आइए पेट्रोल डीजल पे नोटिफिकेशन इशू करने के पे सहमति बनाइए। देखिए, कर व्यवस्था का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कर की दर कम होगी तो कमाई आपकी बढ़ेगी, और ये हमने इनकम टैक्स में भी देख लिया है, हमने राज्य के स्तर पर करों में भी देख लिया है। तो आपको ये मान के चलना होगा कि आप दरों को तर्कसंगत बनाते हैं, उसमें कमी करते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए 1,52,00,000 जो है वो असेसी हैं जीएसटी में, और अभी भी आपके एमएसएमई की बात करें या अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग अभी भी कारोबारी जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। वो इसमें आएंगे अगर आप सरल बनाते हैं, आप दरों को तर्कसंगत बनाते हैं, तो एक तरफ उनके लिए आसान करिए और दूसरी तरफ ग्राहकों को वाकई में फायदा मिलेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए अंत में एक बात आपको याद रखना है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका फायदा केवल केंद्र को नहीं मिलने वाला, राज्यों को ही मिलने वाला है। और एक और बात आप याद रखिए कि अगर जो फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो केंद्र को जो कमाई होती है 50% की जीएसटी में, उसमें भी तो 41% डिवोल्यूशन पूल में जाता है। तो राज्यों को लगभग 70% तक जीएसटी का जो कुल कमाई होती है उसका 70% उनको मिलता है। तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि आप इसमें एक कदम और आगे बढ़ाइए, सहमति बनाइए, ग्राहकों के हित में भी करिए, कारोबारियों के हित में भी करिए। सहमति बनाइए, ग्राहकों के हित में भी। ग्राहक तो हर राज्य के हैं, केंद्र के राज्य के ग्राहक तो बटे नहीं है, ग्राहक तो जनता है, और राज्यों के बीच में सहमति बनाइए। मजुमदार साहब, ये कितना फिजिबल आपको दिख रहा है आज की तारीख में ये सहमति बनाना, और आपके हिसाब से कोई फार्मूला है क्या कि ऐसा कुछ फार्मूला लेके आया जाए ताकि राज्य को भी जो नुकसान का डर है वो डर ना सताए? नहीं, सहमति बनाने का तो इम्पॉसिबल है, एंड हुआ भी बहुत से पहले। जब मैं देख रहा था 2006 साल से जब शुरू हुआ था तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था वो मिलने के लिए, इसलिए 2006 से 2017 साल 2017 तक वेट करना पड़ा। और इस बीच में मैं जब डिपार्टमेंट में था, हमारे वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी साहब, इन्होंने टू फोर्स द थिंग्स, मतलब किसी तरीके से जीएसटी को लाओ, इसे ऐसा एक मनोभाव लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बना के पार्लियामेंट में भेज दिया। तब तक सबका स्टेट और राज्य और केंद्र का एक ये मिल नहीं हुआ। लेकिन वो बोला कि पार्लियामेंट में दे दूंगा, ये जाएगा अभी पार्लियामेंट्री कमिटी और स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट में सब का राय देगा, कम से कम बिल तो बन जाएगा, बिल बन के बिल एक्ट में तो हो जाएगा, तो उसमें कर जाएगा। और उसके बाद जब 2014 साल में जब सरकार बदल गए, अरुण जेटली साहब इतना ये हम लोग वेट कर रहा था, उससे मैं नौकरी में नहीं था, रिटायर कर गया था, बट मैं तो फॉलो अप कर रहा था जीएसटी को। तो मैं देखा है कि अरुण जेटली साहब मेरे ख्याल पे पहला या दूसरा स्टेटमेंट जो दिया पार्लियामेंट में, उसमें ही बोल दिया कि हम जीएसटी तुरंत लाएंगे। एक सेंटेंस सारे देश को
ठंडा कर दिया कि इस टाइम पे जब मैं किताब लिख रहा था, मैं पर्सनल ये बताता हूँ ये संबंध, मैं जब किताब लिख रहा था जीएसटी का पहले किताब, तो जैन साहब थे, आर.के. जैन साहब, बहुत लोग जानते मानते हो, अब नहीं रहे यहाँ हमारे यहाँ। तो उन्होंने बोला मुझे, साहब कोई जीएसटी का बात ही नहीं लेता है, बोल रहे कि जीएसटी होगा नहीं तो अब किताब पढ़ेगा कौन। अब बोले मैं बोल के देता हूँ जीएसटी आना ही होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आज जीएसटी आने होगा। एंड अच्छा एक चीज मैं इस बीच में कह देता हूँ, जीएसटी का और एक जो खूबियां है ये है कि ये टेक्नोलॉजी, टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट एंड इज वेरी गुड। इसलिए इतना आगे बढ़ा है अभी। जब जो अब लोग सारे दिक्कत आता है रिटर्न फाइल करने का, वो का बहुत सारे सिंप्लीफाइड हो गया अभी। एंड हमारे उद्देश्य है कि जो कर दाता है और जो कर लेते हैं, इन दोनों का कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट जितना कम होता है इतना ही अच्छा है, ताकि सारे कुछ सिस्टम से पॉलिसी दे देगा वही लोग। तो इसलिए क्या होगा एक मिनट इसमें क्या होगा, मैं एडवांटेज बोल देता हूँ कि इसमें एडवांटेज होगा कि उस अपने डिपार्टमेंट का जितना सारे ऑफिसर जनरल असेसमेंट में लगे हुए हैं उसका तो इतना जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारी टेक्नोलॉजी करेगा। तो दिस टेक्नोलॉजी पर कंप्लायंस में आऊंगा ब्रेक के बाद। एक छोटा सवाल कोहली साहब से ले लेता हूं, फिर एक ब्रेक पे जाऊंगा। कोहली साहब, रेट रेशलाइजेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें तो हैं, इसके कई सारे विकल्प हैं जो अलग अलग मेहमानों ने बताया। एक जो बात हो रही है कि जिस तरीके से नए नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स की बात हो, कभी ऑनलाइन गेमिंग आ जाता है, कभी डिलीवरी में दिक्कत हो रही है कि या इस राज्य से उस राज्य में जा रहा है ई कॉमर्स के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये जो इवॉल्विंग प्रोडक्ट हैं, इसको कैसे कैटर किया जा सकता है? इसके लिए तो कोई एक सेट फार्मूला बना के रख दें तो ये तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बात भी सच है, आप तो सीए भी हैं, कि कानून बनाएंगे टैक्स लगाने का तो हर कोई कुछ न कुछ ग्रे एरिया तो ढूंढता रहेगा ही रहेगा, और जब उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे तो आवाज़ उठती है कि इसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा, लक्ष्मण के इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आपको ये बात सच है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बना सकते, क्योंकि कल को क्या प्रोडक्ट निजात होना है ये हमें नहीं मालूम है। पर ये सच है लक्ष्मण कि आपने अभी हाल में एक आंकड़ा आया जिसकी तरफ शायद बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो डायरेक्ट टैक्सेस की है, वो जीएसटी की वजह से डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा फायदा हुआ है। हालांकि जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ी है, पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो की, इसका मतलब है कि जो लीकेज थी, जहां पर आप दुकान पे जाएं और अभी बिल नहीं देता है, आपको ऐसे ही दे दिया जाता है, वहां पर अब आपको चेंजेस धीरे धीरे दिखने को, क्योंकि अगर आप चेन में आते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो आप उस चेन से बाहर निकल के बिना बिल के सामान नहीं दे सकते हैं, ये तो पक्का है। और ई वे बिल के आने से मैं समझता हूं बहुत बड़ा फर्क पड़ा है लक्ष्मण। जो शुरू में ई वे बिल में दिक्कतें थी, आज ई वे बिल करोड़ों के हिसाब से इशू किए जाते हैं, सामान का मूवमेंट आसान हुआ है, चेक पोस्ट, हम खाली बुराइयां ना देखें, हम जो पिछले जो मैंने कहा था 2 हिस्से में मैं बांटता हूं लक्ष्मण, वो 2 हिस्से का मेरा मतलब था जो बाद का हिस्सा है उसमें जो सुधार हुए हैं, ई इनवॉइसिंग शुरू हो गया, एमनेस्टी स्कीम्स आई, बहुत सारी बार सरकार ने माफियां दी। तो मुझे लगता है हमें एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए, बजाय सिर्फ उसकी आलोचना करने के। पर 8 साल में बहुत लंबा। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा, आप ब्रेक पे जाएं इससे पहले, कि हमारे मन में बहुत सारी खराब बातें, पर अच्छी बात यह है कि इसको जहां लगाए वहीं का लग जाता है। व्यापारी, ये मैं व्यापारी के मन की कह रहा हूं, अब व्यापारियों को इसकी धीरे धीरे आदत हो गई है, जिनको नहीं हुई उनको आदत पड़ रही है, और उनकी शिकायतें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा लक्ष्मण। नहीं, इसमें 2 बातें तो शुरू में ही आप लोगों ने कहा भी कि इतना पुरानी टैक्स व्यवस्था को बदल कर कोई नई टैक्स व्यवस्था ला रहे हैं, तो जाहिर तौर पे अचानक से ओवरनाइट सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, अपेक्षा रखना भी बेमानी है। और 8 साल में काफ़ी हद तक चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं। शुरू में दिक्कतें हुई और अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन 2 चीज़ें हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए प्रोडक्ट के हिसाब से चीज़ों को बदलते रहना पड़ेगा। और जब बदलाव आता है तो कई बार लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है, कई बार लोग उतना टेक से भी नहीं होते, तो ये सारी दिक्कतें होती है। लेकिन अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे से लौटेंगे तो चर्चा करें कि प्रोसीजरल चीज़ें कहाँ कहाँ हैं जो दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कुछ लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात उठाई, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाते हैं, कुछ लेट फी का मुद्दा उठाते हैं, इसको कैसे निपटा जा सकता है, इस पे आप लोगों की राय लूंगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा करें कि जीएसटी का 8 साल कैसा रहा और आगे क्या कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। इस शो के दौरान एक हमारे पास ट्वीट एक्स पे एक सीए हैं सुमित शर्मा जी, उनका एक जवाब आया है कि सप्लायर रिटर्न ना भरे तो बायर को आईटीसी रोक दिया जाता है, यानी बायर का आईटीसी रुक जाता है और आईटीसी रिवर्सल पर 24% इंटरेस्ट और हर मिसमैच पर आपको नोटिस आता है। ये सारी दिक्कतें ये बता रहे हैं जो व्यक्तिगत तौर पर ये फेस करते हैं यहाँ पे। एमएस मणि साहब, ये कितना बड़ा कंसर्न है कारोबारियों के लिए? ये डेफिनेटली बहुत जेन्युइन कंसर्न है, पर इसमें समझने की बात यह है कि जीएसटी एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से ऑपरेट होती है और कोई भी चीज जब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से ऑपरेट होती है, उसमें जो डिफरेंट लेवल्स के हैं सप्लाई चेन में, उसमें अगर किसी ने चेन को ब्रेक किया तो सामने वाले को तकलीफ होगी। आपने सेम चीज देखा होगा इनकम टैक्स के पोर्टल में भी है। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की टैक्स डिडक्ट करता है और उसकी रिटर्न फाइल नहीं करता है या पोस्ट करता है, तो एम्प्लॉय को उसकी टैक्स की डिडक्शन नहीं मिल पाती है। अब जबकि ये जेन्युइन डिफिकल्टी है, इसको सुधारने का सिर्फ तरीका है कि जो भी बिजनेसेस जीएसटी के दायरे में है, वो थोड़ा सा टैक्स सेवी हो जाए, थोड़ा सा रिटर्न अपने टाइम पे फाइल कर दें और टैक्स पेमेंट कर दें। ये प्रोविजन, ये जो प्रावधान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले बहुत से ट्रेडर्स थे और कुछ बिजनेसमैन थे जिनको जेन्युइन डिफिकल्टी महसूस हो रही थी और सरकार ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खास करके जीएसटीएन ने बहुत से कदम उठाए हैं जिससे वो फाइलिंग की जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। और आज की तारीख में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रिटर्न फाइलिंग की जो प्रोसेस है या टैक्स पेमेंट की प्रोसेस है, वो बहुत ही सिंपल है। उसमें किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो एक नॉर्मल व्यापारी या नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं कर पाएगा। पर उसमें अगर कहीं छूट रह जाती है, अगर किसी महीने का रिटर्न फाइल नहीं हो पाता है या टैक्स की पेमेंट टाइम पे नहीं हो जाती है, उसी सिचुएशन में सामने वाला जो है, जो उनका बायर है, उनको क्रेडिट लेने में दिक्कत होती है। ये एक डाउनसाइड है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रहने की वजह से, और इसके ऊपर कोई टैक्स ऑफिशियल समाधान नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ भी बंधे हैं। जब तक वो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो क्रेडिट एलिजिबल नहीं है। तो ये जेन्युइन डिफिकल्टी है, पर इसका समाधान टेक के तरीके से ही, ज्यादा टेक सेवी बन के ही करना पड़ेगा। विनोद कुमार जी, आप लोग इस तरह के दिक्कतों को दूर करने के लिए सिस्टम की बजाय टेक्नोलॉजी को लेकर के अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए, इस पे काम कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है सिस्टम में ही कुछ फेरबदल किया जा सकता है, यही एक रास्ता है? भारत पहले तो यूपीआई के माध्यम से पूरे विश्व में नंबर 1 कंट्री है जहां पे पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको 3 सेकंड लगते हैं। वो टेक्नोलॉजी हम लोग ने भारत में लाई है। मैं आपको चंद एग्जाम्पल देता हूं। अब देखिए, न्यूजीलैंड जैसे छोटा कंट्री जिनके पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है जैसे हमारी पास है, जॉर्जिया उससे भी छोटा कंट्री, मतलब अभी तक तो कुछ 15-20 साल तक तो वो जूझ रहा था, मतलब वॉर से। सिस्टम कंप्लीटली ऑनलाइन है। हम यूपीआई और जीएसटी को कनेक्ट करके एक ऐप क्यों नहीं बना सकते जहां पे छोटे से छोटा व्यापारी, आप किसी से पकोड़े भी खरीदो तो वो आपको आपके मोबाइल पे बिल भेज दे, और अगर उस पर जीएसटी लगता हो तो लगे, नहीं लगता हो तो नहीं लगे। तो ये हम लोगों ने जो सिस्टम बना के रखा है, हम लोग उसमें डिसरप्शन करने की सोच ही नहीं रहे। हम लोग बेसिकली ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास एक सिस्टम है, इसको अभी कैसे सुधारा जाए। अरे भाई, जरूरत नहीं है सुधारने की। आप एक्चुअली इस सिस्टम को ही बदल सकते हैं, जैसे आपने बैंकिंग के क्षेत्र में यूपीआई के साथ किया, अभी आप फाइनेंसिंग के क्षेत्र में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ला रहे हैं। तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आपके हर छोटे, मतलब एकदम माइक्रो एंटरप्रेन्योर के पास बिलिंग का सॉफ्टवेयर मोबाइल पे हो और वो वहीं से इमीडिएटली आपको बिल दे दे, पैसा भी ले ले यूपीआई से, तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे इजी है। और जीएसटी भी क्या दिक्कत है? अगर कोई टेक्नोलॉजी का हम लोग डिसरप्शन कर देते हैं बजाय कि घिसे पीटे सिस्टम को फॉलो करने के, तो इस लेवल में क्या दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और दूसरा, आप देखिए थ्रू आउट द वर्ल्ड,
MS मणि साहब, जो अभी विनोद कुमार जी सजेस्ट कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि आप कहते हैं दिक्कत सिस्टम जनरेटेड है, लोगों का अवेयर होना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि सिस्टम को बदल डालिए, आप कुछ ऐसा लाइए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो और पेमेंट करे, अपने आप बिल जनरेट हो जाए, इन सारी दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, विनोद कुमार जी का सजेशन बहुत अच्छा है, पर इसमें समझने वाली बात यह है कि जीएसटी की जो पोर्टल है, जीएसटीएन ने जो चेंजेस किए हैं, वो सिस्टम पिछले 1-2 साल से ही स्टेबल हो गई है। और वो स्टेबिलिटी के पीरियड में भी हमने ई इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस किया है। उस स्टेबिलिटी के पीरियड में ही हमने काफी चेंजेस किया है। जीएसटीएन पोर्टल की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको भी इंक्रीज किया है, जिससे सारे लोगों को साइमल्टेनियस एक्सेस मिले। क्योंकि एक मुद्दा ये रह जाता है कि जीएसटीएन पोर्टल जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड तब आता है जो लास्ट 2 डेज ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब जबकि सारे लोग 5 दिन 6 दिन पहले भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पर लोड सर्वर के ऊपर उनको डिजाइन करना पड़ा है कि पिछले लास्ट 2 दिन में ही आएगा। तो जीएसटीएन की जो पोर्टल है वो जब तो मेन चीज ये है कि जब जीएसटीएन स्टेबल हो जाती है, क्योंकि अभी भी हम सिर्फ 8 साल हैं जीएसटी में, और किसी भी जीएसटी जैसी जो रिफॉर्म है जो 70 साल बाद हुई है, उसके हिसाब से 8 साल बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इन द लाइफ ऑफ अ टैक्स रिफॉर्म। उस स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि इसको हम इंटीग्रेट करें दूसरे पेमेंट फैसिलिटीज के साथ में, इसको इंटीग्रेट करें दूसरे डेटाबेसेस जो गवर्नमेंट के साथ हैं उसके साथ में, वो बहुत अच्छा सुझाव है, पर उसमें शायद सिस्टम को और थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। जब सिस्टम को थोड़ा सा और स्टेबलाइज करना पड़ेगा। शिशिर सिन्हा जी, ये सिस्टम में इस तरह के फेरबदल को लेकर के आपको क्या लगता है, कितना मुमकिन है इसको कर पाना? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर, कई सारे कंडीशन जो लगाए हुए हैं, उसको क्या हम लोग थोड़ा सा ईज कर सकते हैं क्या? देखिए, 8 साल में बिल्कुल सहमत हूँ। किसी भी टैक्स व्यवस्था के लिए 8 साल बहुत ही छोटा समय है उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए। और आपने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और ध्यान रखिए कि इसमें ज्यादा बड़े बदलाव जो हैं वो 2021-22 के बाद हुए हैं। कोविड के बाद आप कह सकते हैं कि और भी ज्यादा चीजें बदलाव हुए हैं। 4 साल के बाद फिर हम उस सिस्टम को हटा करके या बदल दे, वो संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा वक्त हमें देना होगा इसके स्टेबलाइज करने के लिए। काफी कुछ हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। और कलेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हमने 2 महीने में देखा। हाँ, इस महीने में थोड़ी कमी है, वो होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन है। लेकिन आप इनकम में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इसके साथ हम बहुत ज्यादा छिड़खानी ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि जो सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट लाने का और क्या तरीका हो सकता है, बजाय कि हम उसको, जिसको कहे ना कि बिल्कुल सारे घर के बदल डालूंगा तो इसको भी बदल डालो, ये उचित नहीं होगा। ये उचित नहीं है, लेकिन ये है कि सिस्टम स्टेबलाइज होने दे, फिर आगे चल के ये सारे विकल्प रहते हैं। शरद कोहली साहब, एक मुद्दा जो बार बार उठकर आता है कि टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, पिछले 5 साल में टैक्स कलेक्शन जीएसटी के तहत दोगुना हो गया। तो ये जो इतना टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, तो इसका फ़ायदा तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए। देखिए, कंज्यूमर को फायदा तो मिलता है या नहीं मिलता है, पर जो चेन है उसको फायदा जरूर मिलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पिछले 4-5 साल में कलेक्शन लगभग डबल हो गया, 11 लाख करोड़ से 22 लाख। मैं जब कंज्यूमर को फायदा मिलने की बात कर रहा हूँ कि जब आप रेट रेशनलाइजेशन करें तो ठीक है, थोड़े बहुत दरिया दिली दिखाएं, कुछ आइटम को 5% पर ले आइए, कुछ उतना ज़्यादा रिजिड मत रहिए कि उसको अब 12 से 18 पे ही लाना है, तो कुछ चीज़ों को बाहर कर दीजिए। ये सब तो अब आपके पास रूम तो आ गए हैं। जब लक्ष्मण 12% को हटाने की बात की जा रही है और कुछ आइटम 5 में जाएंगे, कुछ 18 में जाएंगे, तो यही कैलकुलेशन करी जा रही है कि जो 18 में जाएंगे वो आइटम कम है, पर 5 में जाएंगे ज्यादा है, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर्स के ऊपर इतना नहीं पड़ेगा। जो अभी बात करें, मैं छोटी सी एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम की अभी सलाह आ रही थी कि यूपीआई की तरह एक सिस्टम हो जाए, उसमें दिक्कत अभी मुझे पूरा यकीन है कि इस पर विचार हुआ होगा, पर उसमें दिक्कत ये आ रही है कि आप 2 तरीके के टैक्स पेयर से डील करते हैं, 2 तरीके के वेंडर से डील करते हैं। एक रजिस्टर्ड होते हैं, एक अनरजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, अनरजिस्टर्ड में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। उदाहरण ये कि जो ई कॉमर्स में डील करता है उसके लिए भले ही वो एग्जेम्पशन लिमिट आपको पता होगा 20 लाख और 40 लाख की है, भले ही वो बाहर है, पर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप इंटर स्टेट एक भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो फिर एग्जेम्पशन लिमिट अप्लाई नहीं करती है। तो मुझे लग रहा है ये लॉज में एक यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी।
इससे पहले कि हम किसी इंटीग्रेटेड सिस्टम पे मूव करें। सलाह बहुत अच्छी है कि आपको अगर एक ऐप के जरिए ये आसानी से काम हो जाए तो लोगों की बहुत सारी समस्या समाधान हो सकती है, पर क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कुछ हिस्सा स्टेट को जाना होता है, कुछ हिस्सा सेंटर को जाना होता है, तो उसको लेके जो समस्याएं आएंगी तो दो मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमें वाकई में रियलिटी में लाना पड़ेगा, वहां बैठ के जो चर्चा होती है उसको सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाना पड़ेगा, पहला। दूसरा, हमें अपने लॉज में थोड़े और बदलाव करने पड़ेंगे। जो रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन है, 20 लाख है, 40 लाख है, ई कॉमर्स वाले हैं या दूसरे, क्योंकि बिजनेस का फॉर्मेट, लक्ष्मण बिल्कुल आपने ठीक बात कही, धीरे धीरे बदल रहा है। जो 8 साल पहले परिस्थिति थी आज वो नहीं है, और शायद आने वाले 8 साल में ये परिस्थिति भी नहीं रहेगी। तो एक कांस्टेंट रियल टाइम में R&D की यहाँ पर जरूरत है, जो ये इस बात को सोचता रहे और टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करता रहे और उसको साथ के साथ इंप्लीमेंट करता रहे। और यहाँ पर लक्ष्मण लोगों का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कुछ लोगों का फीडबैक लेना बहुत जरूरी, इसलिए तो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं और कई सारे फीडबैक आ भी रहे हैं। मजुमदार साहब, चूंकि समय कम है, मैं संक्षिप्त में जानूंगा कि 8 साल पूरे होने के बाद इस अभी के अनुभव के आधार पर आप सबसे बड़ा बदलाव सबसे जल्द क्या देखना चाहेंगे? मैं जो अभी देखने चाहता हूँ ऐसा है कि आगे जाते हुए टैक्स पेयर्स का सारे फैसिलिटीज ज्यादा होगा, एंड जो टैक्स इवेडर्स का उनके लिए स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं एक बताऊं, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन इतना बढ़ गया उसका असली कारण है एंटीविएशन डिपार्टमेंट जो है अभी जो है, अब पहले भी एक्टिव था, अब और ज्यादा एक्टिव हो गया। क्योंकि मैं जो जहां पे मैंने छोड़ा था पहले दफे कि जो पहले असेसमेंट में लगे हुए थे, इन लोगों को एंटीविएशन में दे दीजिए तो मैन पावर का कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमी नहीं है। जैसे कि मैं पहले बताया, GSTN ने बहुत अच्छे काम किए एंड इतना अच्छे काम कर रहे हैं कि जितना जो प्रॉब्लम इस रेफरेंस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे जो बताया ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है टेक्नोलॉजी की, तो मैंने जो सुना, कोई बहुत जो मिलते रहते मेरे से ऐसे ही, तो बोलते कि जो GST का जो CEO के पास या उनका जो चेयरमैन है उनके पास जाने से इन लोग सब ये ले लेते हैं जो कंप्लेंट इन द सेंस दैट जहाँ जो यहाँ भी हुआ है जो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो ये और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा वो सारे, एंड दे विल, एंड बहुत सारे प्रोसीजर वाला अभी सॉर्ट आउट हो गया, यहाँ ऑलरेडी बहुत लोगों ने बताया, बहुत सारे प्रोसीजर सॉर्ट आउट हो गया और आगे चल के ये और ज्यादा स्ट्रीमलाइन होने की संभावना है। MS मणि साहब, संक्षिप्त में समय हमारा बिल्कुल 1 मिनट का है कि एक चीज जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है पिछले कुछ महीनों में, ये है कि ढेर सारे आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहे हैं, बहुत सारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो रही हैं। इन सब का असर आपको GST के टैक्स लगाने की प्रक्रिया, इन सब पे कुछ पड़ता दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जब जाते हैं, वो चाहे FII रूट से आए, FDI रूट से आए, इन्वेस्टमेंट्स जब आते हैं, वो 2 चीज चाहते हैं। वो चाहते हैं टैक्स स्टेबिलिटी और वो चाहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और दोनों में GST का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से पिछले के मुकाबले में इंडिया की रेटिंग जब काफी इंप्रूव हुई है 10 साल के पहले के मुकाबले में, उसमें GST का भी बहुत बड़ा हाथ है। इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में या इनकम टैक्स के दायरे में भी इंडिया की जो स्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में। दूसरा मुद्दा यह है कि टैक्स स्टेबिलिटी का जहां तक सवाल है, GST के जितने डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे फुल कंसेंसस के साथ में लिए जाते हैं। अब वो सहमति के वजह से शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा होगा, पर उसके वजह से जो डिसीजन जो निकलती है वो सबको एक्सेप्टेबल है, स्टेट को भी एक्सेप्टेबल है, सेंटर को भी एक्सेप्टेबल है। इसलिए जो हमने देखा है GST के डिसीजंस की एक्सेप्टेबिलिटी, वो पिछले के मुकाबले में जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ यूनियन बजट के द्वारा रजिस्ट्रेट होते थे, उसके मुकाबले में GST के जो डिसीजंस हैं वो फार मोर एक्सेप्टेबल हैं, बोथ टू सेंटर एंड स्टेट एंड ऑल द लॉ मेकर्स।
तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे चल के ये जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रीटी के बदलाव कुछ देखने को आपको मिलेंगे। इसके हिसाब से भी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे बड़ा एक कंसर्न रहेगा और पॉलिसी में स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि हर 6 महीने बाद हम लोग कुछ नियम कानून बदल रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें कंज्यूमर होने के नाते हमारी नज़र इस बात पर होगी कि रेट रेजिस्ट्रेशन कब होता है और हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती कब होती हैं। इस उम्मीद के साथ शो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।